ड्रामा के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फूजो यहाँ पे यानजी को ऑफर करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, ये फ़िलहाल के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर तुम बेबी अबॉर्ट कराती हो, तो इससे तुम्हारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। वो कहती है एक्चुअल में जिस दिन हम दोनों मिले थे, उस दिन मेरे फियांसे ने मुझे चीट किया था और उसके बाद से मुझे लड़कों पर से भरोसा उठ चुका है। फूजी कहता है पहली बात कि मैं वो जैसा नहीं हूँ और दूसरी बात कि मैं बहुत ही सिंपल सीधा-साधा लड़का हूँ। वो अपने बारे में उसे सब कुछ बताता है, उसका डेली रूटीन क्या होता है, उसके पेरेंट क्या करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका घर क्या है, कितना कमाता है, हर एक चीज़। और वो यानजी को कहता है कि एक काम करते हैं, हम सिंपली फ़िलहाल यहाँ शादी करते हैं। अगर आगे चल के फीलिंग आई तो ठीक, अदरवाइज़ बेबी का क्या करना है ये हम देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बेबी अबॉर्ट कराओ। यानजी उसकी बात कुछ सोचने के बाद मान जाती है। अगले दिन वो दोनों सिविल ब्यूरो मिलने वाले थे। यानजी एज़ यूजुअल अपने कैजुअल ड्रेस में पहनती है, वो हँसती है, लेकिन फूजो वहाँ पर फॉर्मल पहन कर के आ जाता है। अब यानजी कहती है तुम रुको मैं चेंज करके आती हूँ। फूजो उसे कहता है नहीं सही तो लग रही हो, मैं ही थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो गया, मैं कैजुअल ये कर लेता हूँ। और फिर वो अपना कोट ऊपर से खोल लेता है। यानजी को यहाँ पर याद आता है कि पहले जब वो गो के साथ जाया करती थी कैजुअल ड्रेस पहन करके, तो वो उसे कैसे डाँट लगाता था। उसके साथ वो कभी एक हैप्पी रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों वो उसके साथ थी। शायद पेरेंट का अरेंजमेंट था इसलिए। और यहाँ पर फूजो है जो उसकी हर छोटी चीज़ का ख्याल रख रहा है। सच में कुछ तो अलग है उसमें और गो में। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि फूजो काफ़ी नॉर्मली सारा काम कर रहा था। यानजी उसे कहती है, "आर यू श्योर कि तुम्हारी पहली शादी है?" फूजो कहता, "ऑब्वियसली तुम चाहो तो यहाँ चेक भी करा सकती हो।" यानजी कहती है, "नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सब कुछ पता है।" वो कहता है, "आने से पहले कल मैंने इंटरनेट पर चेक किया था, इस वजह से मुझे ये चीज़ें पता है।" आफ्टर दैट वो अपने पेरेंट को उनके शादी के फ़ोटोज़ भेज देता है। यानजी को कहता है, "तुम्हारे पेरेंट कहाँ हैं? उनसे भी तो फॉर्मली मिलना होगा।" यानजी कह देती है कि वो फ़िलहाल फ़ॉरेन में है और जब वो आएँगे तो मैं ज़रूर ही तुम्हें मिलवाऊँगी। वो मन में सोचती है कि अभी तक उन्होंने अपने पेरेंट को बोला नहीं है कि गो को छोड़ कर के वो फूजो से शादी कर चुकी है। उन्हें पता लगेगा तो वो उनका क्लास ज़रूर ही लगाएँगे। पूजो यहाँ पे यानजी को कहता है कि अब कॉलेज का डॉर्मेट्री छोड़ो, मैंने कॉलेज के पास में एक अपार्टमेंट लिया है, हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही में वो यानजी को कुछ पैसे भी देता है ताकि वो घर के लिए फर्नीचर वगैरह खरीद सके। शुरुआत में तो यानजी मना कर रही थी पैसे लेने से, बट वो समझाता है कि वो हम दोनों का घर होने वाला है, तो तुम्हें भी अपनी पसंद की चीज़ें उसमें रखने का हक है। तो फिर कुछ सोचने के बाद यान्जू उसकी बात मान जाती है। फ़िलहाल के लिए फूजो से वो अपने रिलेशनशिप को हाइड रखने के लिए बोलती है, क्योंकि कॉलेज में बेवजह ही बातें होंगी कि एक प्रोफ़ेसर ने अपने स्टूडेंट से ही शादी कर लिया। फूजो उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसे ओके बोल देता है। यान्जी वहाँ पर जाती है अपना डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने, तो जीजी वही गर्ल जिसका अफ़ेयर गू के साथ चल रहा था वहाँ पर टीचर थी और वो यान्जी को ऐसा करने नहीं देती है। उसे परेशान करने का सारा मौका ढूँढ रही थी। फूजो उसे मैसेज करता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए? यान्जी कहती है कि नहीं वो खुद ही सँभाल लेगी। फिर वो यहाँ पर जीजी को कह रही होती है, आपको नहीं पता क्या मैम, एक्चुअल में मैं जब शादी के दिन ऐसे भाग गई ना तो गू का एहसास हुआ कि मुझसे कितना प्यार करता है। वो मुझसे माफ़ी वगैरह माँग रहा था तो हम दोनों ने वापस से पैचअप कर लिया। इसी वजह से तो मैं अपार्टमेंट छोड़ रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे उससे मिलना-विलना होता है। जीजी उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती तो वो कहती है 1 मिनट रुको मैं उसे कॉल करके तुम्हें क्लेरिफ़ाई करा देती हूँ। वो जो सारी बातों को सुन रहा होता है, यान्जी यहाँ पर उसके सामने ही ऐसे गू को कॉल करती है और कहती है कि मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाह रही हूँ, इससे हमारा मिलना-जुलना बाहर काफ़ी आसान हो जाया करेगा। अब गो यहाँ पर जा कर के भी उसे मना नहीं कर सक रहा था, क्योंकि अभी भी वो उसकी फियांसे थी, तो इसी वजह से वो उसे कह देता है कि ठीक है, वो कॉलेज से अपना फ्लैट चेंज कर सकती है। मजबूरी में यहाँ पर जीजी को उन पेपर्स पर साइन करना पड़ता है। उसे सुन के काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसे छोड़ कर के वापस से यान्जी से कैसे पैचअप कर सकता था। उसने उसे कहा था कि वो उसी से आगे चल के शादी करने वाला है। अब यान्जी अपना काम तो फिनिश करा लेती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से फूजू जब उसकी बातों को सुन चुका था, तो वो ये चीज़ देख लेते हैं और उसे यहाँ पर थोड़ा-सा बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसे कि वो फूजो को चीट कर रही है। फूजो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि यान्जी ऐसे फ़ील कर रही थी कि क्या मैं उसे और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ क्या? मुझे ये ऐसे क्यों फ़ील करा रहा है जैसे मैं फूजो के साथ गलत कर रही हूँ। घर जाकर के फूजो यामी से पूछता है कि क्या वो अब भी गो को पसंद करती है। वो कहती है चांस ही नहीं है, उस चीटर के साथ तो मैं बस यूं ही बकवास कर रही हूँ, जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता तब तक। अब मैं तुमसे लीगली मैरिड हूँ, मेरा गो से कोई रिलेशन नहीं है। फूजो यामी की बातों को मान जाता है।
वो उससे कहता है आई नो कि तुम्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अलग रूम का भी इंतज़ाम किया है, तुम आराम से वहाँ रह सकती हो। यामी के कमर में पेन हो रहा होता है तो फूजो उसे उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है। तो उसके पैरों का मसाज करता है और कहता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें हाई हील्स अब नहीं पहनने होंगे, क्योंकि इससे तुम्हारे पैरों में ज़्यादा पेन होगा। वो सोच रही थी कि बंदा सच में इतना केयरिंग है क्या? ऐसे होते हैं क्या प्यार में पड़े हुए लड़के? उसे खुद भी इन बातों का कभी एहसास नहीं था, क्योंकि गू ने कभी उसका इतना केयर किया ही नहीं था। उसे आराम करने के लिए बोलता है और कहता है घर का कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम यहाँ पर घर के बाहर खड़ी थी। ये सुनते ही यामी भी थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी ईज़ी गोइंग थी। वो कहती है मुझे तो लगा कि इतने सालों से मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कहीं यहाँ पर इस तरीके से उसे लड़के तो नहीं पसंद है। वो यही बातें कह रही होती है। अब यहाँ पर यामी का कहना था नहीं, नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक्चुअल में मैरिड हैं, ये प्रेगनेंसी वाली बात उन लोगों ने फ़िलहाल अपने पेरेंट्स से छुपा करके रखी हुई थी। उसकी मॉम देखती है कि दोनों अभी अलग कमरे में सो रहे हैं, तो वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा-सा उन दोनों के बीच प्यार-मोहब्बत जगाया जाए। इसी वजह से इस तरीके से वो अपने हाथों से खाना बनाती हैं सबके लिए। उसका बेटा जानता था कि कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। जब उसकी मॉम उनके लिए सूप पीने के लिए ला कर के देती है, तो वो यामी को वो सूप पीने के लिए नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इससे उसको प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो वही वो सूप पी लेता है। इसके बाद उसकी मॉम उसे आराम करने के लिए जाने बोलती है। यामी अपने कमरे में सो रही होती है, तो फूजो वो सूप पीने के बाद बहुत ही डिफरेंट फ़ील कर रहा था और वो यामी के कमरे में पहुँच जाता है। यामी उसे कहती है क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम के सूप की वजह से फूजो की ये हालत है। वो आगे बढ़ के यामी को किस कर लेता है। यामी भी शौक कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर फूजो खुद को कंट्रोल करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी इस हरकत की वजह से यामी काफ़ी घबरा ना गई हो। उसे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। और इधर कंफ्यूज यामी सोच रही होती है कि फूजो को हुआ क्या, वो ठीक तो है ना। अगली सुबह फूजो यामी के जगने का वेट कर रहा था। जब वो यहाँ पर आती है तो कहती है एक्चुअली मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, वो बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेगी। फूजो से कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये हमें मना कर रही थी कि कॉलेज में कोई उन्हें साथ में देख लेगा, बट फूजो कहता है कॉलेज से पहले ही उतार दूँगा। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो यामी को उसका फ़ेवरेट कॉर्न सूप देता है। यामी का वो इतना केयर कर रहा था, वो काफ़ी खुश थी कि शायद उसे कुछ ढंग का लड़का मिल गया है। फिर वो अपनी फ्रेंड से जाकर के बातें कर रही होती है, जहाँ पर कि उसने अभी तक फूजो से शादी के बारे में उसे ये बात नहीं बताया था। ये उसकी रूममेट थी। और यहाँ पर तभी वो जीजी आ जाती है और वो एज़ यूजुअल यहाँ पर यामी को परेशान करने लगती है और कहती है, अभी जो हमारा एक्सटर्नल टीचर आने वाला है, उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर यामी का भाई एज़ एक्सटर्नल टीचर आ जाता है। वो एक स्केलेटन लेकर के आया था, जो कि बहुत ही महँगा था। और यहाँ पर यामी के वो भाई है, ये बात एक्चुअल में किसी को नहीं पता था। वो उसे छुपते-छुपाते वहाँ से निकल रही होती है। तभी चीज़ जानबूझ करके यामी का पैर फँसा देती है। यामी गिरने लगती है, उसका भाई सँभाल लेता है, लेकिन उसका स्केलेटन इस तरीके से यहाँ पे टूट जाता है। जीजी ने जानबूझ कर के ये किया था ताकि अब यामी को पनिशमेंट मिले, और उसको भाई को कहने लगती है कि देखो उसने तुम्हारा स्केलेटन तोड़ दिया है, इसे पनिश करने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये लड़का कोई और नहीं यामी का भाई है, तो फिर उसकी फ्रेंड और जीजी दोनों ही शॉक हो जाती है। यहाँ पर तब तक फूजो एक और प्रोफ़ेसर को लेकर के आ गया था और वो बहुत ही गुस्सा करने लगे थे कि स्केलेटन टूट गया और अब मैं अब इस कॉलेज के साथ कोऑपरेट नहीं करने वाला हूँ। बात बहुत आगे तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जीजी ने जानबूझ करके यामी के पैर को फँसाया था और उसे कॉलेज के इस जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। ये प्रोफ़ेसर बहुत गुस्सा कर रहा था कि उस लड़की को इतनी आसानी से क्यों ही जाने दिया। वो जो उसे कहता है कि आगे जो भी होगा मैं इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यामी का हस्बैंड हूँ। अब ये सुनते ही ये सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं यामी का डैड था। अब उसने तो उसकी शादी गू से सेट कराई थी, तो वो फूजो से भला कैसे शादी कर ली। तभी वहाँ पे यामी की मॉम भी आती है। वो भी ये सारा सिचुएशन को सुन कर के काफ़ी शॉक हो जाती है। यामी ने अपनी फैमिली से इन बातों को अभी तक छुपा के रखा था कि वो दोनों प्रेगनेंसी की वजह से एक-दूसरे से शादी किए हैं, लेकिन यहाँ पर वो इतना बता देती है कि एक्चुअल में वो दोनों ने शादी कर लिया है। वो उसे चीट कर रहा था और शादी वाले दिन उसे ये बात पता चला, इसी वजह से उन लोगों ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसकी फैमिली इस बात से तो खुश थी कि गू को उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो चीटर निकला। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से फूजो को तो एक्सेप्ट करने वाले थे नहीं, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल अननोन था।
फूजो यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ उन्हें बताता है और बताता है कि वो कितना सिंपल है, काइंड है, वो उनकी बेटी का ज़रूरी ख़्याल रखेगा। वो लोग यामी के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हुए उसके इस रिलेशनशिप को ओके तो बोल देते हैं, लेकिन उसके फादर का कहना था कि वो चाहते थे कि यामी उनके साथ उनके शहर चले यहाँ पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यामी का कहना था कि नहीं डैड, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, मुझे चाइनीज़ मेडिसिन पसंद है, इसी वजह से मैं इस कॉलेज में आई हुई हूँ। उसकी मॉम यहाँ पर यामी को सपोर्ट करती है और बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हो। वो जो उसके पेरेंट को पूरा प्रॉमिस करता है कि वो यामी का ख़्याल रखेगा। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो उसने इतने ही टाइम में यामी के भाई के लिए उसके फ़ेवरेट कॉलेज का कुछ चीज़ ऐसे अरेंज कर दिया था जो एक्चुअल में उसे चाहिए था। तो उसका भाई कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने जीजू को पूरा थैंक्स वगैरह बोलने लगता है। यामी भी फूजो को थैंक्स बोलती है उसका भाई का ऐसे केयर करने के लिए। वो कहता है हम फैमिली हैं, अब इतना नहीं करूँगा तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका जीजा होने का। आफ्टर दैट उसकी फैमिली यहाँ से निकल जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यामी की रूममेट उन्हें हग करते हुए देख लेती है। हालाँकि अब तक उसे ये नहीं पता चला था कि वो दोनों ने शादी कर लिया है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। यामी जल्दी-जल्दी अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेकर के जाती है। क्लास में यामी अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और जैसे उसे बताती है कि एक्चुअल में उसने फूजो से शादी कर लिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं वो उसके लिए खुश थी कि अच्छा हुआ गू से उसका पीछा छूटा। दूसरी तरफ यामी उससे कहती है कि वो कॉलेज के डॉर्मेट्री से भी शिफ्ट कर रही है और उसकी फ्रेंड उसका सामान-वामान पैक करने में उसका हेल्प करती है। एक ही ट्रॉली में ना जाने कैसे इस लड़की के सारे सामान डॉर्मेट्री के आ जाते हैं। वो जो उसे रिसीव करने के लिए आता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर जा कर के वो यामी को कहता है कि तुम आराम से रहो, तुम्हें किसी चीज़ की यहाँ दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना। वो यामी को कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। वो खाना बनाने जा रहा होता है तो उसे एप्रन बाँधने के लिए कहता है। वो जानबूझकर के उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा था। रात में यामी अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, जहाँ पर कि वो लोग फूजो के बारे में ही बात कर रहे थे, तभी फूजो यहाँ पर आ जाता है। वो स्पीकर पर बात कर रही थी और वो उन दोनों की बातों को सुन लेता है। यामी यहाँ पर काफ़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन फूजो से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो दोस्तों के बीच में सीक्रेट बातें चलती रहती हैं। मैंने बुरा नहीं माना। वो यामी के लिए मिल्क लेकर के आया था और आफ्टर दैट वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर कि यामी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अगले दिन गू यामी से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है मुझे पता चला जीजी को जॉब से निकाल दिया गया है, प्लीज़ तुम उसे वापस से जॉब पर ले लो, उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं रहती है। यामी तो जानती ही थी कि वो उसी की वजह से आया है उससे बात करने के लिए और वो उससे बहला-फुसला करके यामी को मना लेता है जीजी को वापस से जॉब पर बुलाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर फूजो आ जाता है और वो यामी को इस तरीके से गू के साथ देख कर के काफ़ी जेलस फ़ील करने लगता है। उसके जाने के बाद वो यामी से इस बारे में कुछ पूछता नहीं है। यामी वहाँ पर सोचती है कि वो फूजो पर बोझ नहीं बन सकती, इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। और यहाँ पर फूजो जब भी उसे रिसीव करने के लिए आता है तो वो बोल देती है कि वो कॉलेज में ही है। शुरुआत में तो 1-2 दिन फूजो को पता नहीं चल पाता है, लेकिन यामी के लिए ये बातें छुपाना अब थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल होते जा रही थी। वो यहाँ पर लाइब्रेरी का बोल करके अपना पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। एक रात जब वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है पार्ट टाइम जॉब पर, तभी फूजो उसकी बातों को सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि यामी यहाँ पर लाइब्रेरी में नहीं है, बल्कि पार्ट टाइम जॉब कर रही है। तो वो पहुँच जाता है सीधे उसके कॉफ़ी शॉप पर, जहाँ पर वो यामी को कहता है कि तुम्हें अगर पार्ट टाइम जॉब करना था तो तुमने फिर मुझे छुपाया क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रोक दूँगा? वो कहती है मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ। रोज़ो से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ये प्रेगनेंसी के साथ-साथ तुम्हारा करियर भी इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम दोनों पार्टनर हैं, तुम मुझसे चीज़ें डिस्कस कर सकती हो, ऐसे छुपा के करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यामी खुश हो जाती है कि फूजो इतना अंडरस्टैंडिंग है और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहा है। वो यामी से कहता है कि कल से मुझे किसी भी चीज़ के लिए झूठ मत बोलना, कुछ भी होगा तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर लेना। यामी ओके बोल देती है और फिर फूजो उसे ऐसे उठा करके लेकर के जाता है वहाँ से। वो काफ़ी खुश थी। रात में वो फूजो को जगाने के लिए जाती है क्योंकि उसे आगे की कुछ पढ़ाई करनी थी और यहाँ पर वो देखती है कि फूजो सो रहा है, जहाँ पर कि वो देखती है कि वो सो रहा है। सोते हुए इतना मस्त लग रहा था कि वो उसे थोड़ी देर डांटते रहती है। तभी फूजो यहाँ पर जगता है
और यामी को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि यामी अपनी स्टडी छोड़ कर के उसे ताड़ी जा रही होती है। यहाँ पर फौज उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलता है, लेकिन उसे ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही थी कि यामी धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है। वो पढ़ते-पढ़ते ही सोने लगती है, तो फौज उठा कर के उसे कमरे में लेके जाता है, ताकि वो रेस्ट कर सके। अगले दिन उसे वॉमिटिंग सी फ़ील हो रही थी, तो फौज उसका ध्यान रखते हुए उसे कुछ दवाएँ देता है और कहता है कि ये मॉर्निंग सिकनेस ऐसे होते रहता है, तुम प्रेग्नेंट हो ना इस वज़ह से। अगले दिन यामी वहाँ से रिज़ाइन कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में थोड़ा-सा अब मुझे अपने स्टडी और फैमिली पर भी ध्यान देना है और मैं फ़िलहाल जॉब पर नहीं आ सकती हूँ। तो उसका जो बॉस था कहता है ठीक है सिर्फ़ कुछ दिन सँभाल लो, जैसे ही कोई दूसरा इंसान मिलता है तो मैं यहाँ पे तुम्हें हटा दूँगा। यामी मान जाती है तभी उस दिन वहाँ पर गू और जीजी दोनों साथ में उसे रेस्टोरेंट में आते हैं। जीजी जानबूझ कर के उसे कपल सेट फूड में ऑर्डर करने के लिए बोलती है। यामी भी उसे सबक सिखाने के लिए से कपल सेट लेके आती है, लेकिन गू का थोड़ा उसमें डिफरेंट था। जीजी पूछती है अलग क्यों है, तो वो कहती है आई नो तुम्हें नहीं पता होगा, मैं और गू कपल है ना, तो उसे कैप्सिकम नहीं पसंद है खाना, इसी वजह से उसके सैंडविच में कैप्सिकम नहीं है। अब वह जीजी को जानबूझ करके ये जेलस फील करा रही थी, तो वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वो उल्टे यामी पर ही गुस्सा करने लगता है। यामी कहती है मैंने क्या गलत कहा, हम दोनों तो फियांसे थे ना, तो फिर तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा काम है। वो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक और लड़का यामी के कैफ़े में काम करता था, उसकी बुरी नज़र यहाँ पे यामी पे थी। तभी वहाँ पर वो उसके जानबूझ करके बैग को टच कर देता है। यामी भड़क जाती है और बात पुलिस स्टेशन तक लेकर के जाती है। अब यहाँ पे गार्जियन को साइन करने का बात आता है। यामी को लग रहा था कि फौजों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैटर को वो ऐसे पुलिस स्टेशन तक लेकर के आ गई है और वो लड़का अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर फौजो यामी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, क्योंकि पेरेंट के सिग्नेचर का ज़रूरत था, तो वो उसका पेरेंट बन के आता है। जब उसे पता चलता है कि उस लड़के ने उसे छेड़ा है, तो उस लड़की की वो पिटाई कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ़ जब बोल रही है कि उस लड़के ने उसे छेड़ा है, तो छेड़ा है। शुरुआत में तो वो लड़का बहुत ज़्यादा ही तेज़ बन रहा था कि यहाँ में कुछ कर थोड़ी पाएगी, लेकिन फ़ौजों का एक पंच ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। फ़ौजो वहाँ के मेन ऑफ़िसर को भी जानता था, जो कि यहाँ पर फ़ौजों का सपोर्ट कर देता है। उस लड़के की और हालत ख़राब हो जाती है और वो यानजी को सॉरी सॉरी बोलने लगता है। उसके इस असॉल्ट की वज़ह से उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब फ़ौजो ने इस तरीके से उस लड़के की पिटाई की थी, तो यामी घर जा कर के उसका केयर कर रही थी। वो बहाना करके आ जाए तो उसी के कमरे में सोने का कोशिश करता है, ये बोल कर के कि मेरे रूम का एसी खराब हो गया है। तो यामी भी उसे नहीं रोकती है। वहाँ पर उसे उसके दोस्त का मैसेज आता है, तो वो उसे पासवर्ड बता कर के अपना फ़ोन खोलने के लिए बोलता है। आजकल के लाइफ में बॉडी से ज़्यादा प्राइवेट तो लोगों के लिए उनका फ़ोन ही हो गया है। फ़ोन बस मत चेक करो, बाकी रिलेशनशिप तो स्मूथ ही चलेंगे। यामी अगले दिन फौजो के साथ उसके दोस्त से मिलने के लिए जाती है। थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातें करने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है। जब वो लौट रही थी तो वो फौजो को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है। वो पूछता है कि भाई तुम तो कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर अचानक से शादी कैसे कर ली है? वो भी बिल्कुल एक स्ट्रेंजर से। तो फौजो से कह रहा था कि एक्चुअल में एक वन नाइट स्टैंड की वजह से यामी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने उससे शादी किया था। वैसे ये बात तो फैक्ट था कि दोनों ने शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही किया था। लेकिन यामी जब ये बात सुनती है तो उसे ये बात बहुत बुरा लग जाता है। ना जाने क्यों लोगों को सच सुनने में इतना बुरा लगता है। वो बात अलग था कि उसके बाद फौजो को धीरे-धीरे यामी से प्यार हो गया था, बट वो इस चीज़ का कभी इज़हार नहीं किया कि वो अचानक से घबरा जाएगी। एक स्ट्रेंजर को उससे अचानक से कैसे प्यार हो सकता है। यामी एज़ यूजुअल पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है कि मैंने इस तरीके से उसे ऐसे-ऐसे बात करते हुए सुना। फिर भी उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें इस तरीके से फूजो से बात करना चाहिए। बट वो कहती है नहीं, मैं इस बेबी को अबॉर्ट करना चाहती हूँ और फिर इसके बाद मैं अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इधर काफ़ी देर तक जब यामी नहीं आती है तो फूजो को डाउट होता है कि कहीं उसने उनकी बातों को तो नहीं सुन लिया और वो उसे ढूँढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो उसे इस तरीके से नहीं मिलती है। वो उसे ढूँढ-ढूँढ करके काफ़ी परेशान हो जाता है। वो घर नहीं आती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ ही स्टे करने के लिए चली गई थी और यहाँ पर वो उसे ढूँढ-ढूँढ करके परेशान था कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ? काफ़ी ज़्यादा ढूँढने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी दोस्त के साथ रह रही है। वो उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। अगले दिन वो अपनी दोस्त के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से
ब्लाइंड डेट डबल ब्लाइंड डेट पे वो लोग जाने वाले थे। ये बात फूजो को पता चल जाता है, वहाँ पर उसका भाई भी ब्लाइंड डेट पर आया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो उसकी फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। अब यहाँ पर जो फूजो था, वो यामी को वहाँ से लेकर के जाता है और घर जाकर के वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने उन बातों को सुन लिया? यामी तो वो चुप समझ थी। जाता है कि उस दिन उसने उसके दोस्तों की बातों को सुन लिया था। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। एक्चुअल में मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, ये बात तो फैक्ट है कि यहाँ पर हम दोनों ने शादी सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही वजह से किया था। लेकिन बाद में मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया था और मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं तुम घबरा ना जाओ। यम्मी भी उसकी फीलिंग को समझती है और दोनों एक-दूसरे को किस करके कन्फेस करते हैं कि वो दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज छोड़ कर के वो दोनों अब एक रियल रिलेशनशिप में आने का डिसाइड करते हैं। वो यामी को कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था जब मुझे पता चला कि तुम बेबी अबॉर्ट कराने का प्लान कर रही हो, तो मैं तुम्हें और इस बेबी को कभी नहीं खोने के बारे में सोच सकता हूँ। यामी फूजो को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है। दोनों एक दूसरे को भी किस कर रहे थे कि अचानक से यामी के पेट में दर्द होने लगता है। फूजो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स बताते हैं कि सब ठीक है, यामी का मूड स्विंग होने की वजह से बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ होगा। वो जो अपना काम यहीं हॉस्पिटल से कर रहा होता है और वो यामी के साथ ही रहता है, उसका केयर करने के लिए। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है कि वो ठीक है ना? तो वो उससे बोलती है कि हाँ ठीक है, फ़िलहाल उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में है और फूजो यहाँ पर उसका केयर कर रहा है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो अपनी फ्रेंड से मिलती है और ये सारी बातें बता रही थी, तो ये बातें उसका भाई सुन लेता है और वो कुछ मिसअंडरस्टूड कर लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि फूजो को लड़की में इंटरेस्ट है और वो यामी के साथ किसी मजबूरी या किसी रीज़न की वजह से मैरिड है। वो ये बातें जाकर के तुरंत ही अपने पेरेंट को बता देता है। उसके पेरेंट ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और तुरंत ही घर के लिए निकलते हैं। इधर यामी ने फूजो के लिए एक प्रिटी सा पेन का सेट पूरा गिफ्ट बाय किया होता है। उसका ख़्याल रखने के लिए वो घर जाती है, तो फूजो ने डिनर रेडी करके रखा हुआ था। यामी उसे इस तरीके से गिफ्ट देती है, उसे वो बहुत पसंद आता है। घर का बना हुआ साथ में वाइन भी लेकर के आती है। फूजो उसे नहीं पता पता है कि वो अल्कोहल से एलर्जिक है। यामी उसे इतने प्यार से वाइन पीने के लिए ऑफ़र करती है, तो वो पी लेता है। लेकिन जैसे वो पीता है वापस से वो बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रंक हो जाता है और वो यामी को किस करने लगता है। उस दिन जाकर के यामी को पता चलता है कि एक्चुअल में जो फूजो है, वो अल्कोहल से एलर्जिक है। लेकिन तभी वहाँ पे यामी के पेरेंट आ जाते हैं और वो फूजो को यामी को डाइवोर्स देने के लिए बोलने लगते हैं। फूजो रीज़न पूछता है, मुझसे क्या गलती हो गई? कम से कम ये तो बताइए। तो उसका भाई सारी बातें बोलने लगता है। फूजो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यामी भी बोलती है कि ये मुझे शादी के शुरुआती दिनों में लगता था, क्योंकि फूजो इतना ज़्यादा हैंडसम है, उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ खुश हैं। सारी बातें जानने समझने के बाद यान्जी के पेरेंट को उन दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। रात में वापस से फूजो यहाँ पर एसी खराब होने का बहाना बना करके आ जाता है यहाँ पर यामी के कमरे में ही सोने के लिए, और वो उसके पैरों को ऑयल से मसाज भी कर रहा था ताकि पेन रिलीफ हो सके। दोनों के बीच धीरे धीरे इंटीमेसी और क्लोजनेस बढ़ती जा रही होती है। रात में गो उसे कॉल करता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो जो उसका फ़ोन लेकर के कुछ बोलते हुए जानबूझ करके कट कर देता है। गो को लगने लगता है कि यामी किसी लड़के के साथ है, इसी वजह से वो इन दिनों उसे पेश नहीं कर रही है। अगले दिन उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि यामी और फूजो की लाइफ कैसी चल रही है। पर्सनली तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी गो उससे मिलने के लिए आता है। यामी उसे क्लियर कर देती है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसे पता है कि वो जीजी के साथ है और वो उसे चीट कर रहा था, इसी वजह से। वो यहाँ पर ऐसे ड्रामा कर रहा था कि मुझे भी पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, ये काफ़ी लंबे दिनों से, वरना तुम मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात पे यह मेरे से कहती, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो कहते वो बूढ़ा इंसान तुम्हें ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखेगा। यामी को उसके इस सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कॉलेज के बाहर जब जाती है तो फूजो उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। वो प्यार से जाके उसे हग कर लेती है। वो पूछता है क्या हुआ, तो यामी कहती है कुछ नहीं, बस यहाँ पे इस तरीके से किसी घटिया इंसान से मैं मिल गई थी और मेरा मूड थोड़ा-सा ख़राब हो गया था। यहाँ पर ज़िज़ी यामी को एक लड़के के साथ देख लेती है, बट वो पहचान नहीं पाती है कि वो फूजो है।
वो जो यामी को अपने दूसरे प्रोफ़ेसर के पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके बाद वो सबको अनाउंस करने वाला था कि वो दोनों ने शादी कर लिया। यामी उस बूढ़े इंसान को ऐसे आराम से नॉर्मली हाय हेलो वाला हग कर रही होती थी, जीजी जानबूझकर के गलत एंगल से उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, यामी को बदनाम करने के लिए। यामी को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। उस प्रोफ़ेसर से मिल कर के यामी बहुत खुश थी। फूजो यहाँ पर उसे बोल देता है कि ये मेरी वाइफ़ है। इधर जीजी यामी का उस लड़के के साथ क्या कनेक्शन है, ये बातें दूसरे लोगों से जानने का कोशिश करती है, तो लेकिन उसे पता नहीं चल पाता। तो एक लड़की को यामी को जाके ऐसे परेशान करने के लिए बोलती है। वो लड़की आकर के उसे बता देती है कि शायद यामी प्रेग्नेंट है। उसके बिहेवियर से तो ऐसा ही लग रहा है। जिसी को लगने लगता है कि यामी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट भी है। वो गू को कॉल करके ये सारी बातें बकवास बोल देती है। इन सारे प्रॉब्लम से अनजान फूज और यामी अपने लाइफ में खुश थे। जब गू तक ये बात पहुंचता है तो वह सोचता है कि कल अब यामी का इंसल्ट करना ज़रूरी हो गया। उसने मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में कैसे सोचा। अगले दिन फूजो यामी को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर कोई अवार्ड सेरेमनी होने वाला था, जहाँ पर कि यामी को अवार्ड्स वगैरह मिलने वाले थे। उसने थ्रू आउट द ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसी वजह से अब यहाँ पर जेजी वो प्रोफेसर के साथ उसे हक करते हुए फ़ोटो वहाँ चला देती है और सबको बोलने लगती है कि यामी कैरेक्टरलेस है, वो बहुत ही बुरी है, उसका उस प्रोफेसर के साथ अफेयर है। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से जो है उसे अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फूजो यामी को सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर आ जाता है और वो सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि यामी उसकी वाइफ़ है और यामी उसकी वाइफ़ है तो उसका उस बूढ़े इंसान के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। जैसे ही ये बात यहाँ पर गू के फादर तक पहुँचता है तो वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि गू और यामी के बीच अभी तक केवल लड़ाई ही चल रहा है, लेकिन यामी ने एक्चुअल में किसी और से शादी कर ली है, ये बात उसे पता नहीं था। यामी भी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो सबको प्रूफ़ के साथ ये बता देती है कि गो और जीजी का काफ़ी लंबे समय से अफ़ेयर चल रहा है और वो शादी वाले दिन भी जीजी के साथ सो रहा था। इसी वजह से यामी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और यहाँ पर वो फूजो से मैरिड है। और सारी ये बातें जान कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काफ़ी लवी-डबी वाला रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो गो के डैड थे वो गो पर बहुत ही भड़क रहे थे। उसने बहुत ही केयरफुली यामी जैसी अच्छी लड़की गो जैसे ढक्कन के लिए चूज़ किया था, लेकिन उन्होंने उसने उसे खो दिया। उसके फादर यहाँ पर गो को बहुत ही डाँट लगाते हैं और ऊपर से जीजी को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक प्रोफ़ेसर है और स्टूडेंट के साथ उसका अफ़ेयर चल रहा है। जीजी का जॉब तो गया। गो यहाँ पर यान पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन अब इन बातों का भला क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। उसके डैड वहाँ से गुस्सा करके चले जाते और सब यहाँ पर गो को ही गलत कह रहे थे। उसका अफ़ेयर यहाँ पर जीजी के साथ चल रहा था और वो यामी को चीट कर रहा था। जब यामी और फूजो घर जाते वो दोनों काफ़ी खुश थे। यामी यहाँ पर देखती है कि इस तरीके से फूजो ने उसे रिंग दिया है तो वो काफ़ी खुश थी। वो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे कमरे का एसी ख़राब नहीं है और तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगले दिन फूजो और यामी का ये बात जैसे ही फैलता है तो फूजो के भी जॉब पर बात आ जाती है। फूजो अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ का कॉलेज रिज़ाइन कर देता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रूल है कि आप प्रोफ़ेसर होकर के स्टूडेंट को डेट नहीं कर सकते। उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। यामी को ये बात पता चलता है तो वो फूजो के डिसीज़न को सपोर्ट करती है। वो जानती थी कि फूजो इतना टैलेंटेड है कि उसे किसी भी कॉलेज में आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो उसे इस चीज़ की फ़िक्र करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर वो दोनों अगले कुछ दिन, कुछ महीने बिल्कुल हैप्पीली एवर आफ्टर साथ में बिताते हैं। वो यामी का एक्स्ट्रा केयर करता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और धीरे-धीरे 9 मंथ आ जाता है जहाँ पर कि यामी अब कभी भी बेबी बॉर्न कर सकती थी। फूजो इन 9 महीने में जॉब नहीं जॉइन करने का डिसाइड करता है ताकि वो यामी का पूरी तरीके से केयर कर सके। वो दोनों हॉस्पिटल से घर लौट रहे होते हैं, तभी ओपेगो उन दोनों को साथ में खुश देख लेता है और वो यानजी से गुस्सा होकर के फूजो का एक्सीडेंट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और बीच में यामी आ जाती है। फूकू वहाँ से फरार हो जाता है। फूजो जल्दी-जल्दी यामी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है और यहाँ पर थैंकफुली बेबी उनका सक्सेसफुली बॉर्न होता है। इधर फूजो को पता चलता है कि गू ने जानबूझकर के उसका एक्सीडेंट किया है, तो वो यहाँ पर उसे इस तरीके से जेल में डलवा देता है। इधर यामी को होश आता है, वो और बेबी दोनों खुश थे, फूजो भी बहुत खुश था। वो लोग बेबी को लेकर के घर जाते हैं। जहाँ पर कि यामी को पता चलता है कि एक्चुअल में फूजियो ने उसे दूसरे कंट्री के कॉलेज में एडमिशन करा दिया था, उससे बिना पूछे। वैसे वो यामी का सपना था कि वो आगे की पढ़ाई वहाँ कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। यामी शुरुआत में फूजियो से गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं?
फूजो से कहता है, क्योंकि मैं इस बच्चे की मजबूरी की वजह से तुम्हें अपने साथ बांध करके नहीं रख सकता था। आई नो कि तुम कभी हाँ नहीं कहती और तुम्हारे लिए करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरे लिए। उसके सारे पेरेंट यहाँ पे यामी को समझाते हैं कि वो जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले और वो इस बच्चे को यहाँ पर संभाल लेंगे। फाइनली सबका बात मानने के बाद यामी वहाँ पर कुछ दिनों बाद अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद हम 5 इयर्स आफ्टर का सीन देखते हैं। यामी अब एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बन चुकी थी और वो वापस से चाइना लौटती है अपने हस्बैंड फूजो के पास। वो अब भी इस लड़की से फ्रेंड थी। फूजो यहाँ पे यामी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में आता है। फाइनली वो यहाँ पर वापस इसे रिंग दे करके शादी के लिए प्रपोज करता है और यहाँ पर अब पब्लिक में सबके सामने दोनों शादी कर लेते हैं। और ये हमारी ये कहानी है हैप्पीली एवर आफ्टर सीन के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।